फिजिक्स में सबसे पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म मतलब रूप, ट्रांस मतलब बदलना। जैसे अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है? ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मिलता है कि जो लेफ्ट है वो क्या बन जाता है? राइट बन जाता है, और जो राइट है वो क्या बन जाता है? लेफ्ट बन जाता है। ऐसे भी कहते हैं कुछ लोग कि प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो जो फ्रंट है वो बैक बन जाता है, जो बैक है वो फ्रंट बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, एक कॉपी अपनी देना, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। प्लेन मिरर में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, मान लो ये सामने जो बोर्ड है ये प्लेन मिरर और मैंने इसके सामने एक आपकी कॉपी रख दी। कॉपी आप देख लो, जो ये जो आपकी तरफ साइड है उसमें एक ये पर्सन बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, और जो मिरर की तरफ साइड है उसमें ये शिव गंगा लिखा हुआ है। अब जब आप इसकी इमेज देखोगे, अभी तो आप कॉपी को देख रहे हो तो सामने ये आपको पर्सन की इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब आप इसके ऐसे पीछे देख रहे हो तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है? शिव गंगा। और जब आप इसको ना देख करके इसमें जो इमेज बन रही है उसको देखो तो इमेज में आपको ये दिखेगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट में आपको फ्रंट दिख रहा था, ऑब्जेक्ट में जो फ्रंट था वो इमेज में कहाँ पहुंच गया? बैक। और जो ऑब्जेक्ट में बैक था वो इमेज में क्या हो गया? फ्रंट। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि प्लेन मिरर में फ्रंट जो है वो बैक हो जाता है और जो बैक होता है वो फ्रंट हो जाता है। और मैथमेटिकल फिजिक्स की जो कॉपी है वो आपकी अलग बनेगी। हाँ, उसी तरीके से इसी का मतलब होता है कि LHS हो जाता है RHS और RHS क्या हो जाता है? LHS। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। कई तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। हमें सबसे पहले जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है उसका नाम है रोटेशन ऑफ फ्रेम। अगर हम किसी फ्रेम को रोटेट करें तो किसी वेक्टर में किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं? रोटेशन ऑफ फ्रेम। आपके पास में फ्रेम का मतलब क्या हो गया? फ्रेम इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये फ्रेम है। अगर हम इस फ्रेम को रोटेट करें तो कोई वेक्टर जो इस फ्रेम में पहले था और रोटेट करने के बाद में वही वेक्टर रोटेट करने के बाद में अब जब हमें मिलेगा तो उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, क्या क्या चीज बदल चुकी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोटेशन जो है वो तीन तरीके से होगा। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक। अब अगर हम ऐसे रोटेट करें, किसके अबाउट रोटेशन हो रहा है? जेड एक्सिस के अबाउट। ये जेड एक्सिस है ना, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है। यानी क्या नहीं बदल रहा है? जेड नहीं बदल रहा है, एक्स बदल रहा है और वाई बदल रहा है। अगर हम रोटेशन ऐसे कर दें अबाउट द वाई एक्सिस, और सिमिलरली अगर हम रोटेशन ऐसे कर दें तो अबाउट द एक्स एक्सिस। तो यानी कि हम अपने फ्रेम को तीन तरीके से रोटेट करेंगे। अबाउट द जेड एक्सिस भी रोटेट करेंगे, अबाउट द वाई एक्सिस भी रोटेट करेंगे और अबाउट द जेड एक्स एक्सिस भी रोटेट करेंगे। और रोटेट करने के बाद में देखेंगे क्या? हम किस में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे? तो आंसर है कि हम एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, हम एक स्थिति सदिश ले लेंगे और ये नोटिस करेंगे कि रोटेशन से पहले उस पोजीशन वेक्टर का कैसा हालचाल है
और रोटेशन के बाद उसका क्या हालचाल है। तो अगर हम पहले और बाद को कंपेयर करेंगे तो जो चीज़ें बदली होंगी हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और ये फीचर्स उस वेक्टर के ऐसे हैं जो नहीं बदले हैं। जैसे अगर मिरर वाले एग्जाम्पल पे दोबारा हम जाएं, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपने अगर लेफ्ट में घड़ी पहनी हुई तो इमेज में कहाँ दिखती है, राइट में, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन आपके जो पैर हैं वो नीचे हैं, इमेज में भी कहाँ होते हैं, नीचे, और आपका सर ऊपर है तो इमेज में भी कहाँ होता है, ऊपर। ये ट्रांसफॉर्म तो नहीं हुआ। तो ट्रांसफॉर्म का ये मतलब नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया जो चीजें बदल गई हैं उनके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। नहीं, बस बात समझ में आई। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने इस फ्रेम को रोटेट करा देते हैं अबाउट द जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को ऐसे भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, ये ऐसे यहाँ डॉट बनाते हैं, जेड हो गया। याद करो अपनी 12th क्लास की मैग्नेटिक को, डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द पेपर, बाहर की तरफ, और क्रॉस का मतलब क्या था, अंदर की तरफ। ये डॉट हमें क्या बता रहा है, जेड एक्सिस को बता रहा है, ठीक। यहां पर एक पोजीशन वेक्टर है, ये रहा, चलो नाम दे देते हैं P, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, दैट इज द ओरिजिन O। तो पोजीशन वेक्टर का यहां पर मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो लेंथ ऑफ OP होगी। तो यहां पर हमारे फ्रेम का नाम है, फ्रेम है हमारा x, y, z, O, और इस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर जो है वो OP है, पोजीशन वेक्टर है OP। हम इसको R से लिख रहे हैं, और पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस i कैप, यहां पर जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस i कैप, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस j कैप, और z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस k कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर xi yj z। मत भूलिए i के साथ जो चीज होती है वो वेक्टर का x कंपोनेंट कहलाती है। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, x, और y कंपोनेंट क्या है, y, और z कंपोनेंट क्या है, z। i कैप के साथ जो कुछ भी होता है उसको वेक्टर का क्या कहते हैं, x कंपोनेंट, और j कैप के साथ जो कुछ होता है उसको वेक्टर का y कंपोनेंट, और k कैप के साथ जो कुछ भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा, z कंपोनेंट। तो हमारे पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट कौन है, ये, y कंपोनेंट कौन है, ये, और z कंपोनेंट कौन है, ये। अगर हम इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ निकालें, लेंथ माने मैग्नीट्यूड, तो यहां पे आ जाएगा मॉड ऑफ r, फंडा होता है अंडर रूट x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। ये तो आपके इस पोजीशन वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। जेड एक्सिस के अबाउट, ये जेड एक्सिस है, डॉट लगा हुआ है, ये हमारी जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस के अबाउट हमने इस फ्रेम को रोटेट कर दिया। थोड़ा सा रोटेशन के केस को दिखाने के लिए फ्रेम को बड़ा बनाते हैं। ये आपका x था, ये y था, और ये z है, और यहां पर एक पॉइंट था P, पोजीशन वेक्टर हो गया OP। अब हमने z के अबाउट फ्रेम को रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया, x एक्सिस रोटेट हो चुका है बाय द एंगल थीटा x डैश, और जितना x एक्सिस रोटेट होगा उतना ही क्या रोटेट होगा, y भी रोटेट होगा, और y एक्सिस भी रोटेट हो चुका है। तो y एक्सिस रोटेट होकर के हो चुका है y डैश, x डैश और y डैश को x प्राइम और y प्राइम नहीं कहते हैं। ये आ गया आपका y डैश, ये y डैश।
क्योंकि x वाली एक्सिस थीटा डिग्री रोटेट हुई है तो y वाली एक्सिस भी थीटा डिग्री रोटेट होगी। ठीक है, तो रोटेटिंग फ्रेम जब है तो उस समय p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब आपको पुराना फ्रेम छोड़ देना, देखो पुराना फ्रेम था x y z और वहां पर p के कोऑर्डिनेट थे x y z। अब आपको रोटेटिंग फ्रेम में रहना है, ये देखो रोटेटिंग फ्रेम x डैश y डैश और z डैश अभी भी क्या होगा z में तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन अब आपको फील आ रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में नए फ्रेम के सापेक्ष अगर हम p के कोऑर्डिनेट को देखें तो वो तो नहीं होंगे जो पहले थे। देखो पहले x का मतलब क्या है भाई, x का मतलब हो गया ये आपका x है। अब जरा देखो नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये बदल गया ना, तो यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट पहले x कोऑर्डिनेट जो पहले p के कोऑर्डिनेट थे वो x, y, z थे। अब जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या हो चुका है, बदल चुका है। जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो भी क्या हो चुका है, बदल चुका है। और z वाला कोऑर्डिनेट नहीं बदला है क्योंकि z ने तो कोई चेंज किया ही नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है z डैश, लेकिन आपको पता है कि z डैश बराबर क्या होगा, z होगा, क्योंकि z तो आपका बदल नहीं रहा। लेकिन x अपनी जगह बदल चुका है तो नो डाउट x वाला कोऑर्डिनेट भी बदल गया होगा, y वाले ने भी अपनी जगह बदल दी है इसलिए y वाला कोऑर्डिनेट भी बदल गया होगा, z वाला नहीं बदला होगा। तो x डैश y डैश और z डैश ये नए कोऑर्डिनेट है। तो लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब हम अपने फ्रेम को अबाउट द z एक्सिस रोटेट करते हैं तो वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट x y z थे, लेकिन अब क्या है x डैश y डैश z डैश, जहां पे z डैश की वैल्यू कितनी है z। लेकिन पोजीशन वेक्टर पहले भी OP था और अभी भी क्या है, पोजीशन वेक्टर पहले भी OP था और अभी भी OP है। तो पोजीशन वेक्टर नहीं बदला है, पोजीशन वेक्टर के क्या बदले हैं, कोऑर्डिनेट्स। भैया जी इन कोऑर्डिनेट्स को x y z को आप क्या कह रहे हो, कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशंस वेक्टर। ये जो x है, ये जो y है और ये जो z है, ये क्या है x कंपोनेंट, ये क्या है y कंपोनेंट और ये क्या है z कंपोनेंट। किसके, ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और अब जरा देखिए पोजीशन वेक्टर का नाम तो अभी भी OP ही है। नाम क्या है, OP। पहले भी OP था और हमने OP को क्या लिख दिया था, R। तो अब अगर हम OP को लिख दें R डैश, कोई हमसे पूछता है कि भाई ये R डैश क्या है, तो हमने कहा बदले हुए फ्रेम में हमारे पोजीशन वेक्टर को हमने किसमें लिखा है, R डैश। और पुराने फ्रेम में किससे लिखा हुआ, R से। पुराने फ्रेम में R का मतलब, R का मीनिंग क्या है, R का मतलब क्या है, O से P। और नए फ्रेम में R डैश का मतलब क्या है, O से P। ये तो बात समझ में आ रही होगी कि R डैश की वैल्यू किसके बराबर है, R के। लेकिन अगर हम R डैश को लिखें तो अब लिख पाएंगे x डैश I कैप y डैश j कैप और z डैश k कैप। x डैश बदल चुका है ये हमें पता है, कैसे बदल चुका है ये निकालना है। y डैश भी बदल चुका है ये हमें पता है, कैसे बदल चुका है ये हमें निकालना है। और z डैश नहीं बदला ये हम जानते हैं, तो z डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, z आ जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये तो बदल गया तो पूरा जो ये आपके कंपोनेंट्स हैं उनका क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर हम देख सकते हैं अभी तक कि रोटेशन करने से, फ्रेम का रोटेशन करने से वेक्टर में तो कोई चेंज नहीं आता। वेक्टर पहले भी OP था और वेक्टर अभी भी क्या है, OP। लेकिन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें चेंज आता है। और अगर z के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट में चेंज आता है। सिमिलरली अगर हम y के अबाउट रोटेट करेंगे तो y नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, x और z बदलेगा। सिमिलरली अगर हम x के अबाउट रोटेट करेंगे तो y बदलेगा और z बदलेगा। ठीक है ना। अब हमें ये पता करना है कि x डैश की वैल्यू कितनी है और y डैश की वैल्यू कितनी है, ये पता करना है।
अच्छा, हमें ये बात पहले से ही पता है, देखो अगर हम ये कहें कि ये एंगल अल्फा है, पुराना वाला जो एक्स है और ओपी वेक्टर वहां से अल्फा बना रहा है, बात को समझ लो। आपको पता है कि x बराबर क्या होगा, cos अल्फा। x बराबर क्या होगा, वेक्टर की वैल्यू cos अल्फा। अगर आप यहाँ पे सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, cos अल्फा बराबर हो जाएगा x अपॉन ओपी। x की वैल्यू हो जाएगी ओपी cos अल्फा, वेक्टर की वैल्यू cos अल्फा। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपी sin अल्फा। अगर हम x और y निकालना चाहें, बोलो भाई। और ओपी को हमने किससे लिखा है, r से, और ओपी का मतलब क्या है, मॉड ऑफ r। मॉड ऑफ r को सिंपली r में तो लिख सकते हैं, जानते हैं ना इस बात को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी x बराबर हो गया r cos अल्फा और y बराबर क्या हो गया, r sin अल्फा। ओपी की जगह पे r लिख दिया। यहां पर जरा आते हैं नए फ्रेम में, तो ये रहा आपका x डैश, ये रहा आपका y डैश, z डैश तो z के क्या है, बराबर है। अच्छा देखिए, ये एंगल थीटा है और हमने ये अल्फा लिया हुआ है भाई। ओपी अपना पुराने एक्स से कितना बना रहा है, अल्फा, तो ये हमने अल्फा लिया हुआ है। ये वाला एंगल देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा, सॉरी अल्फा माइनस थीटा। अब जैसे पुराने फ्रेम में x बराबर है r cos अल्फा और y बराबर क्या है, r sin अल्फा, तो नए फ्रेम में x डैश बराबर क्या हो जाएगा, r डैश cos अल्फा माइनस थीटा। भाई यहां पर ये जो अल्फा है वो क्या है, x के साथ एंगल, तो आपका ओपी x के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ये x डैश क्या है, नया कोऑर्डिनेट, तो नया कोऑर्डिनेट तो x डैश के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा माइनस थीटा। लिख सकते हैं ना ऐसे, x डैश बराबर हो गया r डैश cos अल्फा माइनस थीटा। सॉल्व करें जरा इसको, x डैश बराबर r डैश की वैल्यू आ रही है, तो जानते हो ना, मानते हो इस बात को, तो कि OP की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है। r डैश की वैल्यू r है, लिख सकते हैं आप। यहां लगाओ फंडा, cos a माइनस cos b, क्या बना, cos a माइनस cos b, cos a cos b प्लस प्लस या माइनस, प्लस, पक्का ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। cos a माइनस b, cos a माइनस b में होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, यहां पर हो जाएगा sin a और sin b। यहां से आ गया x डैश बराबर r cos अल्फा cos थीटा r sin अल्फा sin थीटा, x डैश बराबर, अब देखिए r cos अल्फा की जगह पे x लिख सकते हैं, तो यहां पर आ गया x cos थीटा, और r sin अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y, यहां पर आ गया y sin थीटा। तो अब हमें उस सवाल का जवाब मिल चुका है कि x डैश बदल गया है, तो कितना बदल गया है, तो देखो x डैश की वैल्यू है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, जहां पर x डैश क्या है, नया x कोऑर्डिनेट, और x क्या है, पुराना कोऑर्डिनेट, और थीटा क्या है, फ्रेम को थीटा डिग्री घुमाया गया है। क्लियर है बात। अब हम निकालते हैं जरा y डैश को, तो y डैश बराबर, जैसे यहां पर y बराबर है r sin अल्फा, ये अल्फा एंगल कहां से लिया है, x एक्सिस के साथ, ऐसे ही y डैश बराबर हो जाएगा r डैश sin, कितना एंगल बन रहा है x के साथ, अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि घूमने से पहले भी वेक्टर ओपी था और फ्रेम के घुमाने के बाद में भी वेक्टर क्या है, ओपी। तो वेक्टर की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन वेक्टर के कंपोनेंट्स में चेंज आया है। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और हमने कहा कि ट्रांसफॉर्म होके क्या हो चुके हैं, एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स डैश की वैल्यू निकल चुकी है, अब बारी है वाई डैश की।
तो y डैश इज इक्वल टू r डैश की जगह पे r लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ द वेक्टर नहीं बदला है, पहले जितना था उतना ही रहेगा। लगाओ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन अल्फा कॉस थीटा, और यहां से आ जाएगा r cos अल्फा साइन थीटा, साइन ए cos बी माइनस का cos है साइन बी। y डैश इज इक्वल टू r साइन अल्फा, r साइन अल्फा क्या है y है, ये आ जाएगा y cos थीटा, r cos अल्फा क्या है x है, ये आ गया x साइन थीटा। तो z के अबाउट रोटेट होने पर पोजीशन वेक्टर का x कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म हो गया, y कोऑर्डिनेट भी ट्रांसफॉर्म हो गया, और y कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होकर के y डैश हो गया, x कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होकर के x डैश हो गया। z वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमें अब पता चल चुका है कि x डैश की वैल्यू हो चुकी है वहां पर x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश की वैल्यू हो चुकी है y cos थीटा माइनस का x sin थीटा, और z डैश बराबर क्या है z। ये सब कुछ है जब हमने रोटेशन किया है अबाउट द z एक्सिस। समझ पा रहे हो ना बात? अब अगर हम जो है रोटेट करते हैं अबाउट द एक्स एक्सिस तो नई चीजें फिर निकल के आएंगी, और रोटेट करेंगे अबाउट द वाई एक्सिस तो भी नई चीज रोटेट कर नई चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन हमें जो है बार बार रोटेट नहीं करना है, हमने एक बार रोटेट करके आपको दिखा दिया अबाउट द जेड एक्सिस एक्स डैश कितना आया, वाई डैश कितना आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग फर्दर जो रोटेट करते हैं अबाउट द वाई अबाउट द एक्स तो क्या आएगा उसको सीधे लिखेंगे, और सीधे लिखने के लिए हम लोग मैट्रिक्स की हेल्प लेंगे, हिंदी में उसको आव्यूह कहते हैं, और उस मैट्रिक्स को कहते हैं रोटेटिंग मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स। ये रोटेशन मैट्रिक्स हमें क्या हेल्प करेगी? रोटेशन मैट्रिक्स हमको ये हेल्प करेगी कि अगर आपने किसी फ्रेम को रोटेट किया है तो फ्रेम के रोटेट होने से किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, क्योंकि वेक्टर में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये हमारी रोटेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे उसको लिखने में हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है ना, क्लियर ये बात? फिर से हम एक बार जरा बता दें आपको, ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, और ट्रांसफॉर्मेशन कई तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो कुछ हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रोटेशन ऑफ फ्रेम का। तो रोटेशन ऑफ फ्रेम की ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक वेक्टर लिया है, वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर, और इस समय आप देख सकते हो कि फ्रेम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है, और हमारे पोजीशन वेक्टर का नाम है ओपी। तो फ्रेम का नाम है एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर है आपका ओपी, हमने उसको आर से लिखा है। इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, तो वो एक्स वाई जेड हो गए, ये आपके पोजीशन वेक्टर का पूरा हालचाल। वेल नोन है कि आई कैप के साथ जो कुछ भी आया है हमेशा उसको क्या नाम दिया गया, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जे कैप के साथ जो कुछ भी आया है वो क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और के कैप के साथ जो कुछ भी आया है वो क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसलिए इस एक्स का नाम, वाई का नाम, जेड का नाम ये भी होना चाहिए। मैंने वेक्टर आर की लेंथ निकाल ली, ये आगे। फिर हमने क्या किया, हमने अपने फ्रेम को लेट फ्रेम, कौन सा फ्रेम भाई, एक्स वाई जेड हो, लेट फ्रेम एक्स वाई जेड ओ रोटेट्स बाय थीटा विद रेस्पेक्ट टू की हिंदी बताओ भाई, विद रेस्पेक्ट टू सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो देन नया जो फ्रेम है, न्यू फ्रेम,
डैश वाई डैश जेड डैश ओ डैश। ओ डैश को क्या लिखे, ओ तो ओ ही है, और जेड डैश भी एक्चुअली क्या है, जेड ही। तो नया फ्रेम हो चुका है आपका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ओ। क्लियर ये बात? और अब हमारे पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिखाना नहीं है मुझे, लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हो कि पुराने फ्रेम में पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, नए फ्रेम में पी के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, और जेड डैश की वैल्यू जेड के बराबर है। ये कॉमन सेंस की बात है क्योंकि जेड में किसी तरीके का कोई चेंज, एक्स भी अपनी जगह से घूम गया है, वाई भी अपनी जगह से घूम गया है, तो एक्स और वाई पर तो फर्क पड़ेगा लेकिन जेड पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो चैलेंज है कि एक्स डैश जो नया वाला है वो क्या होगा, कैसे निकलेगा, वाई डैश जो नया वाला है वो कैसे निकलेगा, जेड डैश तो जेड के बराबर है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प ली। x बराबर होता है वेक्टर की लेंथ साथ में cos अल्फा, ये अल्फा एंगल है फ्रॉम द x एक्सिस, और y कंपोनेंट बराबर होता है वेक्टर की लेंथ साथ में क्या है, sin अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल फ्रॉम द x एक्सिस, एंगल फ्रॉम द x एक्सिस। अल्फा एंगल क्या है, एंगल फ्रॉम द x एक्सिस, वेक्टर का एंगल फ्रॉम द x एक्सिस अल्फा है। अब यहां पर देखिए x डैश बराबर, x डैश बराबर वेक्टर की लेंथ, r माने वेक्टर की लेंथ, यहां पर हमने वेक्टर को क्या लिया, r डैश, तो r डैश हो गया वेक्टर की लेंथ, और आगे है cos, यहां लगाया cos, यहां पे क्या लिखते हैं, एंगल फ्रॉम द x एक्सिस। तो यहां पर आपका जो नए फ्रेम में एंगल फ्रॉम द x डैश कितना है, अल्फा माइनस थीटा। बाकी कैसे हुआ है आपको पता है। सिमिलरली y डैश की वैल्यू r डैश यहां से वेक्टर की लेंथ और sin और एंगल फ्रॉम द x एक्सिस क्या नए वाले फ्रेम में, अल्फा माइनस थीटा। निकल आया सब कुछ। एंड फाइनली जो लोग ट्रांसफॉर्म हुए थे x डैश y डैश वो निकल चुके हैं। अब हमें इसको याद रखने के लिए एक मैट्रिक्स बनवा दी जाती है, उसको बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स, और वो 3 मैट्रिसेस बनेगी। जब फ्रेम आपका घूम रहा है अबाउट द जेड एक्सिस तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगी, जब फ्रेम घूम रहा है अबाउट द वाई एक्सिस तो क्या होगी, जब फ्रेम घूम रहा है अबाउट द एक्स एक्सिस तो क्या होगी। तो याद रखने में हमको क्या होगी, आसानी होगी। नोट करिए। और आप बार बार देखें कि जब आपने फ्रेम का रोटेशन किया है तो किस पर फर्क नहीं पड़ा है, वेक्टर की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा है। वेक्टर जो है आपका पहले भी जितना लेंथ का था ओपी उतना ही लेंथ का वेक्टर अभी भी है, वेक्टर की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ा, ना ही वेक्टर की डायरेक्शन पे फर्क पड़ा है। भाई वेक्टर जो है आपका पहले भी जिस डायरेक्शन में लगा हुआ था उसी डायरेक्शन में अभी भी है। हाँ, रिलेटिव अगर देख रहे हो तो फर्क पड़ेगा डायरेक्शंस में। रिलेटिव इन द सेंस अगर तुम वेक्टर की डायरेक्शन देख रहे हो पुराने वाले एक्सिस से तो आप कहोगे अल्फा एंगल पर था, और अगर आप कह रहे हो कि अब हम देख रहे हैं डायरेक्शन वेक्टर की एक्स डैश से तो अब एंगल कितना हो गया, अल्फा माइनस थीटा। तो फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्शन बदली है, ठीक है ना, लेकिन वेक्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। रिलेटिव में तो डायरेक्शन बदली है और वेक्टर की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। तो रोटेशन ऑफ फ्रेम से एक मैट्रिक्स बना दी जाती है जिसको कि रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम उस मैट्रिक्स को याद कर लें तो ये सीधे सीधे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम लिख पाएंगे। तो क्या है रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जरा देखिए। जब फ्रेम रोटेट्स बाय थीटा, अगर आप फ्रेम को थीटा पर रोटेट करते हो, कैसे रोटेट करते हो, अगर आपने रोटेट किया है अबाउट द जेड एक्सिस, अबाउट द जेड एक्सिस, अगर आपने उसको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, जब फ्रेम रोटेट्स बाय थीटा अबाउट द जेड एक्सिस तब रोटेशन मैट्रिक्स है, रोटेशन मैट्रिक्स जिसको हम R से लिख रहे हैं क्योंकि किसके अबाउट रोटेट किया है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। मैट्रिक्स माने आव्यूह, मैट्रिक्स माने ठीक, मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह, हिंदी में भी आपको पता है।
और इसको ऐसे 3/3 में बांट लेना। कैसे बनाना देखो, जब आपने जेड के अबाउट रोटेट किया तो जेड सबसे आखिरी में आता है ना, सबसे आखिरी में, तो यहां पर सबसे आखिरी वाली रो और सबसे आखिरी वाला कॉलम। और जेड किस नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। जैसे एक्स वाई जेड, जेड किस नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो सबसे आखिरी में जेड आता है, तो आखिरी वाली रो आखिरी वाला कॉलम, आखिरी वाली रो आखिरी वाला कॉलम। और जेड किस नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो यहाँ पे 3 नंबर पे 1 लिख दो, बाकी 0 0 0 0। ठीक है। अब इसके बाद cos थीटा, sin थीटा, और यहां पर माइनस sin थीटा और cos थीटा। क्या है अभी, और आगे जैसे जैसे मूव करोगे ना तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ये रोटेशन मैट्रिक्स हो गई अबाउट द जेड एक्सिस। ठीक। अगर आपने फ्रेम को रोटेट कराया है अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस, तब रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? आर फॉर रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट द एक्स एक्सिस। मैट्रिक्स बनाई, ये आपकी रो और कॉलम लिख रहे हैं। बताइए एक्स कहां पे आता है? नंबर 1 पे। तो नंबर 1 वाली रो, नंबर 1 वाली कॉलम पे रहना है। और एक्स क्या आता? पहले नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे 1 और बाकी सब जगह 0 0 0 0। और फिर यही cos थीटा, फिर इधर sin थीटा, और यहाँ माइनस sin थीटा और cos। सर ये cos थीटा sin थीटा का जो cos दिए गए सर, ये देखो ना, आप फ्रेम को कितना घुमा रहे हो? थीटा थीटा थीटा। यहाँ पर क्या है? फ्रेम का रोटेशन। ओके, उस हिसाब से जाएंगे भाई हर बार हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हमने जेड के अबाउट रोटेट कराया था तब भी कितना घुमाया था? थीटा। अब क्वेश्चन में अगर आता है कि नहीं 60 घुमाए तो थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? 60। क्वेश्चन में कहता है मैंने 45 डिग्री घुमाया तो थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? 45। अभी हमने आपके सामने फ्रेम को घुमाया है बाई कितना? थीटा। किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। सिमिलरली एक्स के अबाउट घुमा रहे हैं तब भी थीटा ही घुमा रहे हैं, तभी तो मैचिंग बन पाएगी। क्लियर है बात? रोटेशन मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम बात करें सिमिलरली अबाउट कौन रह गया? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आ जाएगा रोटेशन मैट्रिक्स वाई। मैट्रिक्स बनाने की पहले आदत डालनी है। ये रहा आपका कॉलम और रो। अब वाई किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। और वाई कहां पर आता है? बीच में, सेकंड नंबर पे, यानी कि यहां पे 1 बाकी 0 0 0 0। समझ पा रहे हैं? और फिर cos थीटा, यहां पे क्या? sin थीटा, माइनस का sin थीटा और cos थीटा। अब अगर रोटेशन मैट्रिक्स आपको याद है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखोगे? जैसे अभी आपने निकाला पूरा और फिर इसके बाद में देखा कि x डैश की वैल्यू है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश की वैल्यू है y cos थीटा माइनस x cos थीटा, और वहां पे z डैश की वैल्यू कितनी है? z। तो अब आपसे कहा गया कि जब आपको ये रोटेशन मैट्रिक्स याद हो गई, तैयार हो गई, तो रोटेशन के बाद जो वहां पर कंपोनेंट्स हैं, भाई रोटेशन से पहले पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या थे? x y z। और रोटेशन के बाद जो पोजीशन वेक्टर उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? x डैश y डैश और z डैश। तो अगर आपको ये लिखना पड़ेगी x डैश की वैल्यू कितनी होगी, y डैश की वैल्यू कितनी होगी और z डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे लिखोगे? तो कहा गया कि अब आप इसको ऐसे लिखो, रोटेशन के बाद फ्रेम के, रोटेशन के बाद, रोटेशन के बाद पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स, क्या माने थे तुमने कंपोनेंट्स? x डैश y डैश और z डैश। तो यहां पे कहता है कि मैट्रिक्स में लिख दो x डैश y डैश z डैश और बराबर करो, यहां पे लिखो रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स, और यहां पे लिख दो मैट्रिक्स में, यहां लिख दो x y z।
एक्स वाई जेड क्या है? पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स रोटेशन से पहले, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या है? पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स रोटेशन के बाद। एक्स वाई जेड क्या है? पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश के घटक रोटेशन से पहले, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या है? स्थिति सदिश के घटक रोटेशन के बाद। अब जैसे अबाउट द जेड एक्सिस वाला तुमने केस पूरा डिटेल में किया हुआ है ना, तुमने तो पूरा केस अबाउट द जेड एक्सिस वाला किया, और अबाउट द जेड एक्सिस का जब केस तुमने किया तो तुमको वो मिला। देखो यहां से लाके दिखाते हैं। अगर हम बात करें अबाउट द जेड एक्सिस, अगर फ्रेम को अबाउट द जेड एक्सिस थीटा डिग्री रोटेट किया गया है तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बराबर रोटेशन मैट्रिक्स, क्योंकि हमने अबाउट द जेड एक्सिस किया है, जेड एक्सिस वाली रोटेशन मैट्रिक्स ये है cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, और यहां पर आ गया एक्स वाई जेड। क्या गलती नहीं कर रही है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स तो है ही, साथ ही साथ ये तुम्हारे पोजीशन वेक्टर के क्या है? घटक है, कंपोनेंट्स। तो देखो भाई, अब जरा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश निकालते हैं। यहां दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस 0। ठीक है, ये पूरी रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब जरा आगे बढ़ो तो आएगा माइनस का x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस 0, और जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस जेड। आया? अब देखो भाई x डैश की वैल्यू कितनी है? x डैश की वैल्यू ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। x डैश की वैल्यू कितनी है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस का x sin थीटा प्लस y cos थीटा, और z डैश की वैल्यू कितनी है? z। इस मैट्रिक्स की हेल्प से जो रिजल्ट आया है, और तुमने बहुत डिटेल में जो रिजल्ट निकाला था, देखो x डैश की वैल्यू कितनी थी? x cos थीटा प्लस y sin थीटा, यही आया, और y डैश की वैल्यू कैसी थी? माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। आ गया? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक बार हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया, अब मैट्रिक्स की हेल्प से हम उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे कि अगर वो हमसे कहते हैं कि भाई हमने तो फ्रेम को अबाउट द एक्स एक्सिस रोटेट किया है, तो बताओ नए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होंगे? नए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होंगे मतलब नए कोऑर्डिनेट्स या फिर नए कंपोनेंट्स, एक ही बात है यहाँ पर। नए कंपोनेंट्स और वेक्टर्स क्या होंगे? निकाल लेंगे, नोट करिए। रोटेशन मैट्रिक्स लिखने का तरीका आपको फिर बता दें। आप अपने माइंड में क्या रखोगे? आपके पास में है एक्स वाई जेड, अगर आप जेड के अबाउट रोटेट करा रहे हो तो जेड कहाँ है? तीसरे नंबर पर, तो रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट द जेड एक्सिस, जेड तीसरे नंबर पर आता है, तो आप तीसरे नंबर की रो को पकड़ोगे और तीसरे नंबर का कॉलम पकड़ोगे। तीसरे नंबर की रो, तीसरे नंबर का कॉलम, सब जगह 0 0 0 रहेगा, किसी एक जगह क्या रहेगा? 1 1 कहाँ लिखना है? तो जेड आता है लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो तीसरे नंबर की रो, तीसरे नंबर के कॉलम में सबसे लास्ट में 1 लिखो, बाकी सब 0। अब इसके बाद में आ गया अबाउट द वाई एक्सिस, वाई कहाँ आता है? बीच में आता है, सेकेंड नंबर पर आता है, तो आपको सेकेंड नंबर की रो, सेकेंड नंबर का कॉलम पकड़ना है। 1 कहाँ लिखना है? सेकेंड नंबर पे, क्योंकि वाई आपका सेकेंड नंबर पे, तो 1 कहाँ लिखना है? सेकेंड नंबर पे। फिर आपने पकड़ा अबाउट द एक्स एक्सिस, एक्स कहाँ आता है? पहले नंबर पे, पहले नंबर की रो पकड़ो, पहले नंबर का कॉलम पकड़ो, 0 0 0 0। 1 कहाँ रखना है? पहले नंबर पे, क्योंकि एक्स कैसा है? पहले नंबर पे। और बाकी एक सीक्वेंस है cos थीटा sin थीटा, उल्टा की है माइनस, ये सेम चीजें से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अब सुनिए कि वेक्टर क्या होते हैं। जब आपने इतना काम कर लिया, अभी तक तो आप ये कहते थे कि वेक्टर्स वो होते हैं जो डायरेक्शंस भी रखते हैं और वो मैग्नीट्यूड्स भी रखते हैं, इन्हीं को वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अब जब आप इस लेवल पर आकर के पूछेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है? वेक्टर्स वो होते हैं
जो जब रोटेशन वाला फ्रेम केस चलता है, जब फ्रेम को हम रोटेट करते हैं तो जिस तरीके से पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसी तरीके से वेक्टर्स जो होंगे उनके कंपोनेंट्स भी क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जैसे समझो बात को, पोजीशन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट ने ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया, एक्स डैश। तो एक्स डैश की वैल्यू तुम्हारी यहां से निकल आएगी, वाई डैश की वैल्यू तुम्हारी यहां से निकल आएगी, जेड डैश की वैल्यू भी यहां से निकल आएगी। अब मान लो कि हमारे पास में एक वेक्टर है और उसका नाम है मोमेंटम, संवेग। तो मोमेंटम के भी एक्स कंपोनेंट होंगे और वाई कंपोनेंट होंगे और जेड कंपोनेंट होंगे। मोमेंटम के भी एक्स कंपोनेंट होंगे, वाई कंपोनेंट होंगे और जेड कंपोनेंट होंगे। तो जैसे हम पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स को निकाल रहे हैं, वैसे ही हम वेक्टर्स के भी कंपोनेंट्स निकालेंगे। नहीं नहीं, बात समझ में? देखो इधर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का जेड कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये एक्स वाई जेड क्या है, पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। अगर कोई वेक्टर कहता है कि हम तो वेक्टर हैं, तो वेक्टर में भी यही फंडा लगेगा। ये देखना, यहां पर लिख रहा हूं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, किसके, ऑफ वेक्टर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। फ्रेम को रोटेट कराया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, बराबर रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स, और यहां पर एक्स कंपोनेंट वेक्टर का, वाई कंपोनेंट वेक्टर का, जेड कंपोनेंट वेक्टर का, किसका, ऑफ वेक्टर बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये जो फंडा है ना, ये किसके लिए है, पोजीशन वेक्टर के लिए है। यही फंडा किसके लिए होता है, वेक्टर के लिए भी होता है। उस समय एक्स डैश की जगह पर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। यहां पे एक्स डैश क्या है, पोजीशन वेक्टर का एक्स डैश कंपोनेंट, ठीक है ना, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप का। जैसे हमसे कहा गया कि एक वेक्टर है और उसका नाम है फोर्स वेक्टर। सुनना ध्यान से क्वेश्चन को, एक वेक्टर है उसका नाम है फोर्स वेक्टर, और हमने फ्रेम को रोटेट कर दिया है। कितने डिग्री पर रोटेट कर दिया है, 30 डिग्री पर रोटेट कर दिया है। क्वेश्चन आया, एक फोर्स वेक्टर है जो कि है 2i है माइनस 3j है प्लस 5k है, ये वेक्टर है। अब अगर ये वेक्टर है तो किसी फ्रेम में तो रहा ही होगा, और i कैप और j कैप और k कैप तो दिखाई दे रहे हैं कि x y z तो रहा ही होगा। कहा गया कि अब फ्रेम को 60 डिग्री, चाहे लिखो 30 डिग्री, चाहे लिखो 45 डिग्री रोटेट किया, जिसके अबाउट रोटेट किया, जो तुम्हारी मर्जी हो। चलो हमने रोटेट किया अबाउट द जेड एक्सिस। तो रोटेशन के बाद फोर्स वेक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। रोटेशन से पहले तो फोर्स वेक्टर ये है, लेकिन रोटेशन के बाद फोर्स वेक्टर क्या होगा, ठीक। तो रोटेशन से पहले फोर्स वेक्टर ये है, रोटेशन से पहले फोर्स वेक्टर ये है। मान लिया रोटेशन के बाद, आफ्टर रोटेशन
फोर्स वेक्टर है एफ डैश और ये है एफ डैश एक्स आई के, एफ डैश वाई जे के और एफ डैश जेड के। हमने ऐसा मान लिया कि रोटेशन जब हो गया तो फोर्स वेक्टर क्या बन गया एफ डैश और उसका एक्स कंपोनेंट क्या था एफ डैश एक्स, जबकि पहले कितना था 2, रोटेशन से पहले कितना था 2 एक्स कंपोनेंट। अब रोटेशन के बाद उसका y कंपोनेंट क्या है f डैश y, जबकि रोटेशन से पहले कितना था -3। सिमिलरली रोटेशन के बाद कितना है f डैश z, पहले कितना था 5। तो अब मुझे f डैश x, f डैश y, f डैश z निकालना है, तो मैं इसी की हेल्प ले लूं। तो क्या फंडा होगा, मैट्रिक्स बनाई, यहां पर रोटेशन मैट्रिक्स बनाई और यहां पर फिर से मैट्रिक्स बनाई। यहां पे क्या लिखे जाते हैं वेक्टर के कंपोनेंट बिफोर द रोटेशन। तो बिफोर द रोटेशन वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है 2, y कितना है -3 और z कितना है 5। यहां रोटेशन मैट्रिक्स बनेगी कौन वाली, अबाउट द z एक्सिस। z एक्सिस वाली क्या होती है cos थीटा sin थीटा 0 और माइनस sin थीटा cos थीटा 0 और 0 0 1। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, तो थीटा की वैल्यू यहां 60 लगा दी, ध्यान देना थीटा की वैल्यू 60 लगा दी। क्लियर। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, यहां हाफ लिख दिया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू हाफ, sin 60 की वैल्यू √3/2। रोटेशन मैट्रिक्स बन गई। और यहां क्या लिखते हैं रोटेशंस के बाद कंपोनेंट्स क्या हमने लिए हुए हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश वाई और यहां पर एफ डैश जेड। तो जरा निकालते हैं भाई, पहले निकालते हैं एफ डैश एक्स, इनका मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश वाई, एफ डैश जेड। डैश को हम लोग प्राइम भी कहते हैं, एफ डैश प्राइम, एफ डैश, ठीक है ना। yes. और इनका किया मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 1 माइनस 3√3/2 और 0, सही है। yes. इसको जरा मल्टीप्लाई करो, -√3 -3/2 और 0 और इसको मल्टीप्लाई करो 0 0 5। बेटा f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 3√3/2, यानी कि f डैश x आ गया 2 माइनस 3√3/2, ये f डैश x आ गया। f डैश y कितना आ गया माइनस का √3 माइनस का 3/2, f डैश y आ गया माइनस का 2√3 माइनस का 3/2, ये f डैश y आ गया। और f डैश z कितना आ गया 5 आ गया। भाई नया वेक्टर आपका ये लिखा हुआ है, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो नया वेक्टर f डैश बराबर है f डैश x वैल्यू आ रही है 2 माइनस 3√3/2 i कैप प्लस f डैश y की वैल्यू आ रही है माइनस का 2√3 माइनस 3/2 j कैप और z f डैश z की वैल्यू कितनी आ रही है 5 k। यानी रोटेशन से पहले जो वेक्टर फोर्स ये था, रोटेशन के बाद वो ये हो गया। अब अगर हम सही हैं तो हमें ये पता है कि इस पूरी कहानी में वेक्टर की वैल्यू नहीं बदलती है। तो देखो पहले कितनी वेक्टर की वैल्यू लगी होगी, जरा क्रॉस चेक करते हैं। तो मॉड ऑफ f जरा पहले निकालो कितना आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 38 आ गया। अगर हमसे कहीं कोई गलती नहीं हुई है, अगर हम f डैश का मॉड निकालें तो कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए। चलो निकाल के देखते हैं। अंडर रूट भाई 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, इसका स्क्वायर करना है कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 4 3 12। सारे बड़े बच्चे ध्यान दें, छोटी क्लास नहीं है।
इसका स्क्वायर करना है, और प्लस में आएगा 9, और क्या आएगा, और आएगा 4, 3 2 जा 6, प्लस में आएगा 12 रूट 3 बाई 2 बाई 4 आएगा। मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है, जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप स्क्वायर में समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये तो जानते हो ना कि आपको भी मौका मिलेगा तो स्क्वायर कर लोगे। और जरा इसको देखते हैं भाई, यहां नीचे भी 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आएगा, और स्क्वायर करेंगे तो आएगा माइनस में 12 रूट 3। ये दोनों लोग मिलकर इसको खत्म कर देंगे। सर माइनस का होगा कि प्लस का? वो तुम कर लेना, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जब तुम्हें मौका मिले तुम करके देख लेना। यहाँ पर आ जाएगा माइनस में जब प्लस में 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 और 4 25, 25 और 27, 25 और 27, 7 और 5 12, 2 2 4 1 5, ये आ गया 52/4 प्लस 25, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 25, 5 3 8, 2 1 3, 38 आ गया। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है, ये तो हम जानते भी थे। अब मैं वेक्टर की डेफिनेशन दोबारा से बोलता हूं, फिर से सुनो। हमने ये देखा कि पोजीशन वेक्टर फ्रेम को घुमाने से जैसे ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो फ्रेम को घुमाने से जैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, वेक्टर भी, सभी प्रकार के वेक्टर भी वैसे ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो अगर किसी को वेक्टर बनना है तो 3 बातें माननी पड़ेगी। पहला, तुम्हारे पास वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए, तीसरा तुम्हारा भी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, पोजीशन वेक्टर का। किसमें, रोटेटिंग फ्रेम में। किसमें, रोटेटिंग फ्रेम में। ये वेक्टर की नई डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। तो वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन होता है, जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही होता है रोटेटिंग फ्रेम में जैसे कि पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश का होता था। और स्थिति सदिश का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे। ये एक्स वाई जेड क्या है, स्थिति सदिश के कंपोनेंट्स बिफोर द चेंज, बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। और ये क्या है, स्थिति सदिश के कंपोनेंट आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स। तो रोटेशन मैट्रिक्स वाला फंडा यहां लग रहा है ना, किसमें, पोजीशन वेक्टर में, स्थिति सदिश में। तो वेक्टर्स में भी ये फंडा लगता है, और इसीलिए देखो मैंने ये फंडा लगाया ना। क्यों लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि ये क्या है, तो हेड डालिए वेक्टर। पहले आप इसकी टुकड़ों में डेफिनेशन समझ लीजिए। 12th वाली क्या थी, वैल्यू होगी, डायरेक्शन होगी। और इस क्लास में, स्टैंडर्ड क्लास में आने के बाद में, एडवांस क्लास में आने के बाद में क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के वही फंडे मानेंगे जो कि पोजीशन वेक्टर मानता था, ठीक है ना। तो लिखेंगे आप, वेक्टर्स आर सच फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर सच फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर सच फिजिकल क्वांटिटीज। सदिश राशियां वो भौतिक राशियां हैं। वेक्टर्स आर सच फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग, जो रखती हैं, विच हैविंग मैग्नीट्यूड, परिमाण, विच हैविंग मैग्नीट्यूड, परिमाण, कॉमा डायरेक्शन, दिशा, कॉमा डायरेक्शन, दिशा। एंड फॉलो, फॉलो माने मानना, एंड फॉलो, FALLOW, फॉलो
and follow same rule of transformation in rotating frame and follow same rule of transformation in rotating frame rotating 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 frame as followed by position vector हो गया। लो भाई कॉपी दिखाना। तो मैं जरा इसको दोबारा से पढ़ता हूं, कहीं तुम्हें किसी की हिंदी अगर लिखनी है तो लिख लेना। मैं बिना पढ़े आपको बता दूं मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा है कि वेक्टर के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है कि तुम्हारे पास वैल्यू है और डायरेक्शन है। वेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन वाला जो रूल है, कौन सा, जो पोजीशन वेक्टर ने माना है, तो पोजीशन वेक्टर ने ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन वाला जो रूल माना है, वेक्टर्स को भी ये रूल मानना पड़ेगा। अगर तुम मान रहे हो तो हाँ तुम वेक्टर हो, अदरवाइज तुम वेक्टर नहीं हो। तुम्हारे पास भले ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। तो आपने जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ रहा हूं, कहीं पर आपको अगर हिंदी ऐड करनी तो कर सकते हैं। वेक्टर्स आर सच फिजिकल क्वांटिटीज, सदिश राशियां वो भौतिक राशियां हैं, विच हैविंग जो रखती हैं, मैग्नीट्यूड परिमाण रखती हैं, डायरेक्शन दिशा रखती हैं, एंड और फॉलो सेम रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। और ये रोटेटिंग फ्रेम में जो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल हैं ये मानती हैं जो रूल किसने माने थे, पोजीशन वेक्टर ने। और आप आपसे पूछे कि क्या मतलब है इसका, ये वाला रूल, ये रूल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है रोटेटिंग फ्रेम में। जब आप फ्रेम को रोटेट कराते हैं तो क्या बदल रहा है, जो बदल रहा है निकालने का तरीका, क्लियर। और अगर पोजीशन वेक्टर है तो ऐसे लिखे जाएंगे, और कोई वेक्टर है तो चीजें बदल जाएंगी। एक्स डैश की जगह पर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई डैश की जगह पर वेक्टर का वाई कंपोनेंट, जेड डैश की जगह पर वेक्टर का जेड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। यहाँ पर रोटेशन मैट्रिक्स बनेगी जैसे बनाए थे हम लोग, और यहाँ पर भी x की जगह पर x कंपोनेंट, y की जगह पर y कंपोनेंट, z की जगह पे z कंपोनेंट, किसके, वेक्टर के, बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद में ये चीज नोट कर लीजिए, दोनों बातें यहां से लेके यहां तक। ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है स्थिति सदिश के लिए, पोजीशन वेक्टर के लिए, और ये फॉर वेक्टर्स। कई प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें से एक आपने अभी सीखा है जिसका नाम है रोटेशन, फ्रेम का रोटेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक आपने सीखा है फ्रेम का रोटेशन। अभी हमने जो है सारा काम किया है ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा, रोटेशन वाला। ट्रांसफॉर्मेशन कई प्रकार का होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और सभी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना पढ़ते हो तो पोजीशन वेक्टर में, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन किसमें पढ़ते हो, पोजीशन वेक्टर में। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हैं जो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजीशन वेक्टर आप जान सकते हो कि इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन वेक्टर ये करेगा, इसमें ये करेगा, इसमें ये करेगा, उसी के रेफरेंस से आगे बढ़ते हो। जैसे कि हमने देखा कि रोटेशन वाले फ्रेम में पोजीशन वेक्टर ने ये किया, तो हमने कहा कि जो लोग वेक्टर है वेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जिसके
कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, हम चाहें तो कहें कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, हम चाहें तो कहें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में इनका साइन बदल जाता है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यानी पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिखे गए थे। आफ्टर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में इनका जो साइन है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका पैरिटी कंप्लीट हुआ। अब हमने जरा वेक्टर के बारे में सोचा कि क्या पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस में वेक्टर के साथ भी ऐसा होता है। आंसर है हाँ, आंसर है हाँ। मैंने क्या कहा, किसी को वेक्टर बनने के लिए केवल वो दो चीजें जरूरी नहीं है कि केवल मैग्नीट्यूड और केवल क्या डायरेक्शन। अभी आपने लिखा कि उसके पास में वो सारे फीचर्स होने चाहिए रोटेशन वाले, जो सारे के सारे फीचर्स किसके पास होते हैं, स्थिर सदिश के पास। अब स्थिर सदिश ने एक बात और बता दी कि जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा किया जाएगा तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यार पूरे के पूरे वेक्टर का साइन बदल जाएगा। देखो ना, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले पोजीशन वेक्टर है एक्स आई के, वाई जे के, जेड के के, और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो पोजीशन वेक्टर होगा माइनस एक्स आई के माइनस वाई जे के माइनस जेड के के, तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स आई वाई जे जेड के। यहां से आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू माइनस का आर। तो लो, पोजीशन वेक्टर ने कहा कि हम एक नियम और मानते हैं, और वो नियम ये है कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन वेक्टर का साइन बदल जाता है। लास्ट वाली बात कर रहे हैं, साइन बदल जाता है, ठीक है ना। तो जब पोजीशन वेक्टर ने ये बात कही कि साइन बदल जाता है, तो मैंने वेक्टर्स के बारे में पूछा, वेक्टर्स ने कहा कि मेरा भी साइन बदल जाता है। तो एक बात और जुड़ गई कि वेक्टर जो होते हैं वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना साइन बदल देते हैं। ठीक, कुछ वेक्टर हमें ऐसे मिले, बात को समझना, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन वेक्टर ने अपना साइन बदल दिया। तो हमें कुछ वेक्टर ऐसे मिले जिन्होंने कहा हमने भी अपना साइन बदल दिया। तो जो वेक्टर होंगे वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नियम मानेंगे, जैसे कि स्थिर सदिश ने माना। लेकिन कुछ वेक्टर ऐसे मिले जिन्होंने अपना साइन नहीं बदला, नहीं चेंज किया, उनको नाम दिया गया नकली वेक्टर होते। बात को समझो, समझ रहे हो ना बात। और इन नकली वेक्टर को नाम दिया गया स्यूडो वेक्टर। तो स्यूडो वेक्टर क्या है, तो जब हम स्यूडो वेक्टर की बात करेंगे तो ये बात इंपॉर्टेंट होगी। यानी स्यूडो वेक्टर जो है वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना साइन नहीं बदलते, लेकिन जो वेक्टर होते हैं असली वाले वो अपना साइन बदलते हैं। ऐसे कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, रोटेशन फ्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन, पैरिटी वाला ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन वाला ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्सन अबाउट द पॉइंट वाला ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर एक एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना नहीं है। जैसे मैंने आपको रोटेशन फ्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में पढ़ा है क्योंकि पढ़ना था, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको डिटेल में बता दिया क्योंकि पढ़ना था। अब बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन के केवल नाम जानेंगे और उन ट्रांसफॉर्मेशंस में पोजीशन वेक्टर या वेक्टर क्या करता है वो देखेंगे, और फिर इस तरीके से हमें स्केलर मिल जाएगा। स्केलर क्या होते हैं ये पता चल जाएगा, वेक्टर्स क्या होते हैं ये पता चल जाएगा, स्यूडो वेक्टर क्या होते हैं, स्यूडो माने नकली, वो पता चल जाएगा, स्यूडो स्केलर क्या होते हैं वो पता चल जाएगा। नोट दिस, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को पहले नोट कर लो। तो देयर आर नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूल, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्जन अबाउट पॉइंट, ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम लिखे हैं। प्रॉपर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, और इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर हम ये जानेंगे कि स्केलर क्या है, वेक्टर्स क्या है, स्यूडो वेक्टर्स क्या है और स्यूडो स्केलर क्या है। तो जो स्केलर होते हैं वो हमेशा ही इनवेरिएंट होते हैं।
किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बदलता है, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट। और आपने अभी देखा भी जब हमने रोटेशन वाला काम किया तो जो वेक्टर की वैल्यू थी, वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, स्केलर। आप देख सकते थे वो वेक्टर की वैल्यू नहीं बदल रही थी। स्केलर तो कभी भी नहीं बदलते हैं, लेकिन जो वेक्टर होते हैं, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। प्रॉपर रोटेशन में इनवेरिएंट आपने देखा था भाई, याद है भाई? रोटेशन से पहले वेक्टर कैसा था, ओपी था, जैसा भी था, लेकिन वो था तो ओपी, और रोटेशन के बाद भी कैसा था, ओपी। क्या बदले थे, उसके कंपोनेंट्स बदले थे, ओवरऑल वेक्टर्स के फीचर में कोई चेंज नहीं आया था। तो प्रॉपर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में ये वेक्टर जो हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, जबकि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन कैसा होता है, चेंज होता है। पहले टेबल आप बना लो, फिर इसको लिखने वाला काम करो। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम लिखे हुए हैं। स्केलर जो कभी भी नहीं बदलते, कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर कभी नहीं बदलते। तो स्केलर क्या होते हैं, पहले आप ये पढ़ते थे कि स्केलर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अब देखिए, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्जन अबाउट पॉइंट में नहीं बदलती हैं, प्रॉपर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी नहीं बदलती हैं, और रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में भी नहीं बदलती हैं। वेरिएंट की हिंदी होता है, वेरिएंट माने बदलना, और इनवेरिएंट नहीं बदलना। वेक्टर क्या होते हैं, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में वेरिएंट हो जाते हैं। वेरिएंट कैसे हो जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। वेरिएंट तो होते हैं, लेकिन अब केवल वेरिएंट अगर लिखोगे तो लोग पूछेंगे कि वेरिएंट हो जाएंगे कैसे, क्या वैल्यू में भी बदल जाएंगे? तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये वेरिएंट होते हैं, लेकिन साइन बदल देते हैं अपना, बस और कुछ नहीं। प्रॉपर रोटेशन में हमने देखा भी नहीं बदलते, इनवेरिएंट होते हैं। और रिफ्लेक्शन के केस में भी ये कैसे होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। रिफ्लेक्शन के केस में ये इनवेरिएंट होते हैं। स्यूडो वेक्टर जो होते हैं ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होते हैं। देखो, वेक्टर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में वेरिएंट होते हैं, इनका साइन बदल जाता है, लेकिन स्यूडो वेक्टर इनवेरिएंट होते हैं, अपना कुछ भी नहीं बदलते हैं। जबकि प्रॉपर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये कैसे होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं, कुछ नहीं बदलते हैं। और रिफ्लेक्शन में ये अपना जो है साइन बदल देते हैं, वेरिएंट बाय साइन। ठीक है, वेरिएंट बाय साइन। स्यूडो स्केलर, अब देखो स्केलर और स्यूडो स्केलर में क्या डिफरेंस है? पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन बदलते हैं, ठीक है, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन बदलते हैं। जैसे कि आपने एक ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल की साइड ले ली एबीसी, एबीसी, ठीक है। सपोज कर लो कि बी को ओरिजिन बना दिया। अब अगर यही ए यहां आ जाए और ये ए यहां आ जाए तो जो इनके कोऑर्डिनेट्स, जो स्केल वैल्यू, उसके साइन बदल जाएंगे ना, ठीक है, वो साइन बदल देंगे। स्यूडो स्केलर वेरिएंट विद साइन। स्यूडो स्केलर रोटेशन के केस में अपने आप को नहीं चेंज करते, इनवेरिएंट होते हैं। और रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में ये अपना साइन बदल देते हैं। काम किया था आपने, जैसे कोई पॉइंट होता था 1 और 2, और आपने कहा कि अबाउट द रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन से उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आता था उसके साइन क्या हो जाते थे, बदल जाते थे। कभी दोनों बदल जाते थे, कभी केवल एक बदलता था, लेकिन बदल जाता था।
अब देखिए यहाँ पर इस टेबल के बाद में आपको स्केलर की डेफिनेशन पता है। अब आप स्केलर की डेफिनेशन क्या देंगे? स्केलर्स क्या है? ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लगाने के बाद में हमेशा कैसी रहती हैं? इनवेरिएंट। स्यूडो स्केलर आपकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रूल में बदलती हैं बाय द साइन, रिफ्लेक्शन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में भी बदलती हैं बाय द साइन, लेकिन रोटेशन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में कैसी रहती हैं? नो चेंज। और स्यूडो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपना साइन बदलती हैं, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में अपना कोई चेंज नहीं करती, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं, और रिफ्लेक्शन में भी अपना कोई चेंज नहीं। और स्यूडो वेक्टर में, स्यूडो वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में तो इनवेरिएंट रहते हैं, लेकिन प्रॉपर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनवेरिएंट रहते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में अपने साइन को क्या करते हैं? बदल देते हैं। ठीक है ना? अदर दुनिया में जो ये आपका स्यूडो वेक्टर है, इसको एक्सियल वेक्टर्स भी कहा गया है। एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स नाम लो, जो घूर्णन अक्ष के अनुदिश हुआ करते थे अलोंग द रोटेशनल एक्सिस, जैसे कि टॉर्क, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय चाल, ओमेगा, जितने भी वेक्टर्स तुमने वो पढ़े हैं घूर्णन की कहानी में, रोटेशंस की कहानी में, वो सारे के सारे क्या थे? एक्सियल वेक्टर्स। तो स्यूडो वेक्टर का एक और भी नाम है एक्सियल वेक्टर्स। और ये जो वेक्टर्स है ना, इनको अगर एक नाम और दिया जाए तो ये पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं। यानी ऐसे वेक्टर्स जो इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के रूल्स को फॉलो करते हैं वो पोलर कहलाते हैं, और स्यूडो वेक्टर्स इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और ये एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो टेबल कंप्लीट कर लीजिए भाई, देख लीजिए कहीं कुछ मिसिंग ना हो। जब हम अपना ज्ञान और आगे बढ़ाते हैं तो ये सारे लोग, जितने भी ये लोग लिखे हुए हैं, ये सभी लोग टेंसर फैमिली के मेंबर हैं। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे टेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है ना? हम लोग अभी इस पर बात नहीं करते कि टेंसर क्या होते हैं। जब हम लोग टेंसर पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में, तब देखेंगे। तो ये जो स्केलर है आपका, ये टेंसर में, टेंसर फैमिली में इनको रैंक दी गई है। क्या दी गई है? रैंक। तो स्केलर जो है, स्केलर इज टेंसर, टेंसर ऑफ रैंक 0। तो लीजिए एक नई डेफिनेशन आप बना सकते हो। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी टेंसर रैंक कैसी होती है? 0। टेंसर रैंक कैसी होती है? 0। भाई रैंक तो हम किसी भी तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई टेस्ट लिया, उसके बेस पे रैंक आपको दे दी, तो ये हमारी रैंक हो गई अकॉर्डिंग टू द क्लास टेस्ट। फिर हमने जो है आपको दौड़ा दिया, पार्टिसिपेट कराया रनिंग में, वहां पे रैंक दे दी, यहाँ पे रैंक क्या हो गई? अकॉर्डिंग टू द रनिंग। तो ऐसे ही टेंसर की भी दुनिया है जो आप बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ये बाद में पढ़ोगे एमएससी में, लेकिन अभी थोड़ा सा टेंसर आपके यहाँ है। तो टेंसर फैमिली में जब हम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये स्केलर जो है वो टेंसर है जिनकी रैंक क्या है? 0। आगे तेरा नाम लो, वेक्टर इज टेंसर ऑफ रैंक 1 and pseudo vector is tensor of rank 2 and pseudo scalar is tensor of rank 3। ठीक है? टेंसर में इनको रैंक भी दी गई है, तो ये रैंक करके भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा।